जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान के अंतर्गत 20 ऐसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के अंतर्गत 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। और ये जितने भी दोस्तों 20 क्वेश्चन है आपकी पूरी बुक से होने वाले हैं, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले इन 20 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको देख लीजिएगा। और 1 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको पता ही होगा कि 5 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के आते हैं शुरुआत में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि पुष्प के आवश्यक अंगों के नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आंसर बता दिया है, अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि पुष्प के आवश्यक अंग पुमंग और जायांग है ना, तो आप लोग इसको अपने से भी बना सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि पुष्प के आवश्यक अंग निम्न है या 2 है, ऐसा करके, और इसमें नंबर 1 डालकर नंबर 2 डालकर इस प्रकार से इनको बना सकते हैं ना। तो पुष्प के क्या है आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, तो एक आपका पुमंग हो गया और एक आपका जायांग हो गया। ठीक है, तो ये इसके आंसर हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्त्री केसर के उन भागों के नाम बताइए जो फल एवं बीज में विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है पुष्प का एक प्रकार से नर एवं मादा जो भाग होते हैं उसमें से ये मादा भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्री केसर के आपको यहाँ पर भागों के नाम बताने जो कि फल में और एक आपका बीज में विकसित होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है इसका आंसर, यहाँ पर इसका आंसर है कि निषेचन के पश्चात, ठीक है, जब पुष्प में निषेचन होता है, निषेचन प्रक्रिया, तो उसके पश्चात जो स्त्री केसर का अंडाशय होता है, ठीक है, ये फल में विकसित होता है, और जो बीजांड होता है ये पार्ट आपका बीज में विकसित होता है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो गया कि जो अंडाशय है वह फल में और बीजांड पार्ट जो होता है वह बीज में विकसित होता है। तो इस प्रकार से इसका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। तो 1-1 नंबर के लिए आते हैं, तो इसके ज्यादा कुछ खास आपको ज्यादा नहीं लिखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन। देखिए तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि जायांग के उस भाग के नाम बताइए। ठीक है, किसके, जायांग के। देखिए पुष्प से संबंधित ही क्वेश्चन है ये, तो उस भाग का नाम बताइए जो परागकण, ठीक है, परागकण के संगत प्रकृति का निर्धारण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जायांग की वर्तिकाग्र की सतह में, ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है आपको, पहले क्वेश्चन एक बार समझिए कि जायांग के उस भाग का नाम बताइए, यानी कि उस भाग का नाम बताना जो परागकण के संगत, किसके, परागकण के संगत प्रकृति का निर्धारण करते हैं। तो देखिएगा जायांग के वर्तिकाग्र के सतह एवं स्टाइलर नलिका की आंतरिक सतह पर परागकण के संगत प्रकृति का निर्धारण होता है। तो किस पर होता है, तो स्टाइलर नलिका की आंतरिक सतह पर, है ना। तो वर्तिकाग्र की सतह और स्टाइलर नलिका की सतह, ये इनके जो है आंसर है। ठीक है, तो ये इनका मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, बाकी आंसर आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन से बन जाता है। तो 3 क्वेश्चन हुए। इसके बाद देखिए नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आभासी एवं कूट फलों के नाम बताइए। तो आपको पता ही होगा आभासी कूट फल हमने यहाँ पर निम्न करके लिख दिया, बाकी आप समझते हैं। स्ट्रॉबेरी हो गया आपका, सेब हो गया, अखरोट हो गया, क्या है ये आभासी फल हैं या इन्हें बोलते हैं कूट फल। ठीक है, तो आभासी या कूट फल क्या है, ये आपके 3 हो गए। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आपका ये कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर ये आभासी या कूट फल इन्हें बोलेंगे। नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है ना। अपरा की परिभाषा आपको आती होगी, अपरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव में देखिए किस प्रकार का कह रहा है अपरा पाया जाता है, तो मानव में जरायु विलाई आवंटन के आधार पर, ठीक है, डिंबाव तथा ऊतकीय विश्लेषण के आधार पर हीमोकोरियल प्रकार का अपरा पाया जाता है। किस प्रकार का, तो इसका ये वर्ड है मेन आपका, हीमोकोरियल प्रकार का अपरा पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि मानव में हीमोकोरियल प्रकार का अपरा पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 6 कह रहा है कि यौन संचारित रोगों के नाम, तो यहाँ पर सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, इसके अलावा एड्स हो गया, ये हो गए। और इस प्रकार से इसका मतलब एक प्रकार से जो है इनके ये आंसर है, और इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग जो है लॉन्ग में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। तो 6 क्वेश्चन हुए। इसके बाद देखते हैं नंबर 7 क्या कह रहा है कि वेसेक्टोमी क्या है। ठीक है, वेसेक्टोमी या एक आपका होता है ट्यूबेक्टोमी, इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक को लिया है, आप लोग एक को और पढ़ लीजिएगा। तो ये वेसेक्टोमी हो गया, ट्यूबेक्टोमी को आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यह शल्यक्रिया विधि द्वारा पुरुषों के स्थायी बद्धीकरण तकनीकी है, जिसमें के तहत वीर से ले जाने वाली शुक्रवाहक को काटकर तत्पश्चात मोड़कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु परिवहन जो है अवरुद्ध हो जाता है और निषेचन नहीं हो पाता। तो
ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है ना, तो ये आपका वैसेक्टोमी होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिंग संलग्न वंशागति के दो उदाहरण बताइए। तो इसके दो उदाहरण कौन कौन से, तो यहाँ पर पहला आपका हीमोफीलिया हो गया और एक आपका होता है वर्णांतता, है ना। तो ये एक प्रकार से क्या है, रोग है। तो ये क्या है, लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण हैं, ठीक है। तो दो उदाहरण की बात की गई है, तो यहाँ पर हमने पहला हीमोफीलिया ले लिया और सेकंड नंबर क्या है, वर्णांतता। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने यहाँ पर जैसे आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया। अब इसमें इस प्रकार जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मेन कीवर्ड पता रहते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड जो आपका आंसर है ये आपको पता है, बाकी इसमें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप अपनी वाली इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से इनका आंसर तो आप बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बहुप्रभाविता क्या है ना। बहुप्रभाविता क्या है इसको बताइए। तो देखिए जब किसी लक्षण के लिए क्या है, जब किसी लक्षण के लिए बहुएलील जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जब किसी लक्षण के लिए बहुएलील जिम्मेदार होते हैं तो मिश्रित प्रकार का प्रभाविता पैटर्न देखने को मिलता है। जब बहुएलील जो है जिम्मेदार होंगे तो किस प्रकार का, मिश्रित प्रकार का प्रभाविता पैटर्न देखने को मिलता है। और इस प्रकार की वंशावगति को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। और इसमें एक एलील पर कई एलील प्रभाविता दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि बहुएलील जिम्मेदार होते हैं, है ना। तो ये वर्ड को समझना है। तो ये आपका होता है बहुप्रभाविता। इसका मतलब कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए 10वां क्या कह रहा है कि अनुवांशिकी से क्या समझते हैं आप, ठीक है। अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं, और अनुवांशिकी के जनक भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं एक नंबर में, तो जॉन मेंडल है। तो यहाँ पर अनुवांशिकी से देखिए क्या समझते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है। वह शाखा है जिसमें वंशागति एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए अनुवांशिकी में क्या होता है, वंशागति का और विविधता, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है, यानी इनके बारे में सीखा जाता है। ये आपका होता है अनुवांशिकी, और अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, वंशागति से आप क्या समझते हैं। देखिए वंशागति क्या होती है, तो लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। लक्षणों मतलब यहाँ पर एक प्रकार से जैसे डीएनए हो गया, और एक प्रकार से कई सारे जो गुण है ना, गुणसूत्र हो गए। तो क्या होता है कि लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की प्रक्रिया वंशागति कहलाती है, यानी एक पीढ़ी से वह जो है सेकंड पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रकार से वो चलता रहता है, तीसरी पीढ़ी, इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो यहाँ पर लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की प्रक्रिया जो है वंशागति कहलाती है, तथा ऐसे लक्षण जो वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं, मतलब कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं, यही क्या हो, वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। और इसके कारण जो है यहाँ पर संसद लिखा, लेकिन क्या है, संतत, ठीक है। ये आपका क्या है, संतत मतलब जो संतानें होती हैं, तो यहाँ पर संतत कर लीजिएगा। तो संतत में अपने जनकों से समानता दर्शाती हैं, लेकिन जो संततियाँ होती हैं वो क्या होता है, अपने जो है जनकों से समानता दर्शाती हैं, यानी कि एक प्रकार से जो जैसे पहली पीढ़ी होगी, इससे जो गुण ट्रांसफर होंगे दूसरी पीढ़ी में, तो दूसरी पीढ़ी की जो संतानें होंगी वो क्या होंगी, पहली पीढ़ी से जो है समानता दर्शाएंगे, यानी इसी प्रकार के गुण उसमें भी पाए जाएंगे। तो ये आपका होता है वंशानुगत, ठीक है, वंशागत। इसके बाद देखिए क्या है आपका नेक्स्ट आपका कि कोई सर्वेट से आप क्या समझते हैं। कोई सर्वेट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोई सर्वेट इस प्रकार से लिखा गया है, लेकिन जो सर्वेट है ये आपका इस प्रकार से रहता है, सर्वेट, ठीक है, इस प्रकार से। तो कोई सर्वेट से आप क्या समझते हैं, देखिए तो यहाँ पर है आपका इसका आंसर कि ओपेरिन के अनुसार जीवन का पहला स्वरूप प्रकृति लक्षण वाले कार्बनिक पदार्थ से विकसित हुआ होगा, और उनके अनुसार एक कार्बनिक अणु एकत्रित होकर एक तंत्र के रूप में एक स्वयं ठीक है, एक स्वयं प्रतिक्षम चयापचयी कैप्सूल के रूप में होंगे, और एक चयापचयी कैप्सूल के एक पूर्व कोशिकी अवस्था के रूप में विकसित हुई होगी, ठीक है, जिसे बोलते हैं कोएस सर्वेट, है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसको आप पढ़ लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंटरफेरॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ के ही जाइएगा। तो इंटरफेरॉन देखिए क्या होता है, इंटरफेरॉन एक प्रोटीन होता है जो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। क्या है, प्रोटीन है कुल मिलाकर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यह प्रोटीन संक्रमित कोशिकाओं को आगे के विषाणु संक्रमण से रोकता है, और यह सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो सहज प्रतिरक्षा
प्रतिरक्षा ना, प्रतिरक्षा जानते ना, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है क्या होती है, प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर 14 नंबर कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो इसके प्रतिरक्षा तंत्र पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके शरीर से क्या है थाइमस ग्रंथि को हम लोग निकाल दें तो इसके प्रतिरक्षा तंत्र पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर है आपका कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो ये तो आपका इसका क्वेश्चन है, मेन आंसर यहाँ से आता है उसके शरीर से टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन बंद हो जाएगा। किसका, टी लिम्फोसाइट्स है ना, एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट्स और एक आपका होता है टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर टी की बात करी गई है ना, तो टी लिम्फोसाइट्स का जो परिपक्वन है वह बंद हो जाएगा और इसका जो है प्रतिरक्षा तंत्र निष्प्रभावी हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर जो रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, ठीक है, वह बिल्कुल कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र जो है निष्प्रभावी कर देता है अगर थाइमस ग्रंथि को निकाल दी जाए। तो ये 14 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। 15 क्वेश्चन है आपका कि अफीम के उत्पादों को नाम बताइए। तो अफीम के उत्पाद हो गए स्मैक हो गया, हेरोइन हो गया, मार्फिन हो गया, ये 3 आपके उत्पाद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकल कोशिका प्रोटीन क्या है। देखिएगा एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है, तो एकल कोशिका प्रोटीन से तात्पर्य उच्च प्रोटीन युक्त एकल कोशिकीय सूचना जीवों से है। ठीक है, जो कि ऐसे सूक्ष्म जीव में जीवों के संवर्धन से प्राप्त बायोमास या प्रोटीन आहार में प्रोटीन के अच्छे विकल्प हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये एकल कोशिका प्रोटीन से तात्पर्य है कि उच्च प्रोटीन युक्त एकल कोशिकीय सूचना जीवों में, ठीक है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो जीवों के संवर्धन से प्राप्त बायोमास प्रोटीन आहार में प्रोटीन के अच्छे विकल्प होते हैं। तो ये क्या है आपका एकल कोशिका प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 प्रतिजैविक पदार्थ, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। देखिए प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं। क्या है, ये एक प्रकार के जो है केमिकल मटेरियल होते हैं, ठीक है, रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है तथा अन्य सूचना जीवों रोगाणुओं को की वृद्धि को बंद कर देता है या उन्हें कुल मिलाकर कहें तो खत्म कर देता है या मार देता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या होता है प्रतिजैविक पदार्थ है ना। तो ये इसका आंसर है आपका, बहुत ही शॉर्ट और छोटा सा। तो नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताड़ी क्या है। काफी ज्यादा यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ताड़ी क्या दिखेगा, तो ताड़ी एक एल्कोहलिक पेय पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, एल्कोहलिक पेय पदार्थ होता है जो पाम ट्री के रस या सैप से किण्वन करके बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तो पाम ट्री के रस से, ठीक है, या सैप से किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है और यह रफ्तार के पेड़ के फूल के, ठीक है, तो क्या होता है कट टेपिंग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कुल मिलाकर ताड़ी क्या होता है, तो पेय पदार्थ होता है एल्कोहलिक, है ना, क्योंकि यह पाम ट्री के रस से जो है किण्वन से बनाया जाता है। तो ये इसका हो गया आंसर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 19 नंबर कह रहा है कि इंसुलिन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है या किस रोग के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो देखिए इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। पहली बात तो कौन सा रोग होता है, ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट बन सकता है ना। तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। और उसके बाद है अतः मधुमेह रोगियों में जिन पर इंसुलिन देना होता है, तो ये क्या है, इंसुलिन एक प्रकार से उसमें जो है इंजेक्शन जो होता है सुई से द्वारा दिया जाता है, एक प्रकार का दवा है ना। और यह शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, क्योंकि मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनमें क्या होता है रक्त शर्करा बढ़ जाती है और इस प्रकार से क्या होता है उसको कुल मिलाकर यहाँ पर जो है शुगर की कमी, मतलब यहाँ पर जो है उसको नियंत्रित कर देता है ना। तो ये क्या होता है, इंसुलिन का एक प्रकार से उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्राइजीन क्या होते हैं और यह किस जीव में पाए जाते हैं। तो चलिएगा VT20 प्रोटीन जिन जीनों द्वारा कोणित होते हैं उन्हें क्राइजीन कहते हैं। क्या होता है, VT20 प्रोटीन, यहाँ पर ये पॉइंट है, VT20 प्रोटीन जिन जीनों द्वारा कोणित होते हैं उन्हें क्राइजीन कहते हैं और क्राई नाम इन जीनों द्वारा कोणित क्रिस्टलाइन प्रोटीन के कारण पड़ा है। ठीक है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन के कारण पड़ा है और यह जीन बेसिलस थ्रोएंजिस जिसे आप बोलते हैं BT, ठीक है, VT इस प्रकार से ना। तो यहाँ पर क्या है, बैसिलस थ्रोएंजिस नामक जीवाणु में पाया जाता है।
ठीक है। तो ये आपका क्या है, बैसिलस थुरिंजिसिस बीटी होता है। तो ये इस प्रकार से क्राइजीन के बारे में आपका हो गया। तो ये दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन है ना, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं जल्द ही इसको जो है पीडीएफ के रूप में जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। बाकी ये 20 काफी आसान क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको एक नंबर के लिए तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।